Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic how to compare different countries or states. So this is the topic of class 10th economics chapter number 1. So last वीडियो में हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात की थी कि किस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट भी एक ऐसा आइडिया है जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग नोशन रहता है नेशनल डेवलपमेंट को लेकर, और उसमें हमने कुछ सवालों पे गौर किया था कि जब भी नेशनल डेवलपमेंट की बात आएगी तो उन सभी सवालों पर गौर किया जाएगा ताकि एक बेहतर डेवलपमेंटल गोल, एक सेट ऑफ गोल्स को लेके चला जा सके जो कि सबको हेल्प कर सके। अब देखो, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कंपेयर भी करेंगे, राइट? कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डेवलप्ड हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं औरों से कंपेयर करूंगी। मान लो मेरे मार्क्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 में से मेरे मार्क्स आए 30, ठीक है, 30 चलो 40 मान लो पासिंग मार्क्स, ठीक है, 40, राइट? अब पूरी क्लास में अकेली मैं ही थी, अकेली सिर्फ मैं ही थी पूरी क्लास में, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने टॉप किया, मैं एकदम लास्ट आई हूं, या मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया? मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि मैं अकेली हूं। बट अगर क्लास में बहुत बच्चे हैं, मेरे मार्क्स 40 आए हैं और किसी के 80 भी आए हैं, किसी के 60 भी आए हैं, किसी के 95 भी आए हैं, ठीक है। अब मुझे देखने में लगा कि भाई मैं तो बहुत पीछे हूं, मेरे मार्क्स तो बहुत कम है। अब मेरे को थोड़ा सा फील होगा और मुझे समझ आएगा कि अच्छा, और लोग जो हैं बेहतर मार्क्स ला रहे हैं, वो मुझसे बेहतर हैं, या उनको मैं और ज्यादा स्टूडियस कह सकती हूँ, दे आर मोर स्टूडियस, राइट? अब जब हम इसी तरीके से डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अपने पोजीशन देखने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं, हम कितने डेवलप्ड हैं। ये चीज का आइडिया हमें दूसरों से कंपेयर करके लग सकता है। जब हम दूसरे देशों की डेवलपमेंट देखेंगे, दूसरे लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े होते हैं, हम कितनों से आगे हैं और कितनों से पीछे, कितना हमें काम करने की जरूरत है अभी। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है, समझ आ गया कि कंपेयर करना पड़ेगा ताकि अपनी सिचुएशन को समझ सकें और बेहतर काम कर सकें। बट कंपेयर करेंगे कैसे? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे हम? किस तरीके से डेवलपमेंट को कंपेयर किया जा सकता है? कैसे देखें कि मैं ज्यादा डेवलप हूं या कोई और ज्यादा डेवलप्ड है? So you might ask, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped? तो अब आप ये सवाल पूछ सकते हो। देखो, अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं उसमें हमने एक ही बात बार बार रिपीट की है, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो डेवलपमेंट गोल हैं वो होते हैं। सारे लोग जो हैं अलग अलग चीजों को एस्पायर करते हैं। एक के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो हो सकता है दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो, वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो। ये सारी चीजें हमने समझी हैं। तो अब सवाल आप ये पूछ सकते हो कि अगर डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं डेवलपमेंट को लेकर, तो हम क्यों कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड कहते हैं और क्यों कुछ कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड कहते हैं? कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब अलग अलग चीजों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप ये सवाल पूछ सकते हो ना कि जब सब लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हैं तो हम उन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि भाई तुम ज्यादा डेवलप्ड हो या मैं ज्यादा डेवलप्ड हूं? कैसे कंपेयर करें? बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। तो ये सवाल पूछने से पहले कि हम क्यों कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड एंड क्यों कुछ कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड कहते हैं, क्यों कुछ कंट्रीज को हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं, उससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन जो है उस पर गौर करेंगे। देखो, जनरली हम क्या सोचते हैं कि जो सिमिलर चीजें हैं उन्हें तो कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई पर्सन जो है वो चलता है, ठीक है, जो चलने वाली चीजें हैं उनमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना तेज चल सकते हैं। बट मान लो अगर समुद्र में कोई मछली तैर रही है, उसका हम चीते से कैसे कंपैरिजन करवा सकें? उसमें तो कोई कॉमन नहीं है ना चीज। मछली अब तैरती है, चीता दौड़ता है, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये वही यहाँ पे बोला गया कि जब चीजें डिसिमिलर हैं, जब चीजें डिफरेंट हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं, तो फिर हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं? डिफरेंट चीजों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो अब इसी चीज पे यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन पे हम गौर करेंगे। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. तो जब हम अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं तो उनमें डिफरेंसेस के साथ साथ कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं। Which aspects do we use to compare them? और उनको कंपेयर करने के लिए हम कौन सा एस्पेक्ट यूज करते हैं? हम सिमिलैरिटीज को देखते हैं, राइट? मतलब हर चीज में जरूरी नहीं है कि एकदम ही सिमिलैरिटी, एकदम ही डिसिमिलैरिटी हो।
कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगी। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। अब आप अपनी क्लास से ही एग्जांपल लो, हम अलग अलग क्लास के बच्चों पे नजर डालेंगे। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं? दे डिफर इन हाइट्स, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। अब जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हर एक बच्चा अपने आप में एकदम यूनिक है, अलग है। बच्चों की अलग अलग हाइट है, बच्चों की अलग अलग हेल्थ है, बच्चों में अलग अलग टैलेंट्स हैं, हर एक बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम कैसे बच्चों को कंपेयर करते हैं? द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। हो सकता है क्लास का जो हेल्दीएस्ट बच्चा है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा स्टूडियस ना हो, मतलब उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो पर वो पढ़ने में इतना अच्छा ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलीएस्ट वन। हो सकता है आपकी क्लास का सबसे स्मार्ट, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ज्यादा फ्रेंडली ना हो सकता है वो ज्यादा दोस्त दास्त ना बनाता हो, वैसे पढ़ने में वो बहुत अच्छा है पर वो फ्रेंडली ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करेंगे कैसे? द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो कंपेयर करने से पहले हमें पर्पस पे ध्यान देना होगा। हम किस क्राइटेरिया को यूज करें कंपेयर करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा एम क्या है, हम किस लिए कंपेयर करना चाह रहे हैं। जब हमें हमारा पर्पस समझ आ जाएगा तो हमें क्राइटेरिया भी मिल जाएगा। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। हम अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें स्पोर्ट टीम में बच्चों को सिलेक्ट करना है तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि बच्चा कितने ज्यादा मार्क्स लाता है, कितने कम मार्क्स लाता है। अगर हमें स्पोर्ट्स टीम में किसी को इंक्लूड करना है तो हम उसकी हेल्थ देखेंगे, कुछ केसेस में उसकी हाइट देखी जाएगी, कितने ज्यादा वो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहता है, कितनी एक्टिविटी है उसकी स्पोर्ट एक्टिविटीज में, राइट, ये देखेंगे। जब हमें डिबेट की बात करनी होगी तो हम हाइट, वेट, इससे हमें बहुत मतलब नहीं होगा। जब हम डिबेट की बात करेंगे तो बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, उसके वो टॉपिक को कितना अच्छे से समझता है, उसका कितना इंटरेस्ट है डिबेट जैसी चीज में, उस पर ध्यान देंगे। म्यूजिक टीम में अगर हमें बच्चों को सिलेक्ट करना है, अगर हमारा पर्पस है कि हमें एक टीम बनानी है, सिंगर्स की एक म्यूजिक टीम बनानी है, तो उसमें हम ये थोड़ी देखेंगे बच्चे की हाइट क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या, बच्चे का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है या नहीं, बच्चे को लोगों के सामने बोलना आता है या नहीं। हम ज्यादा ये देखेंगे हमारे लिए मेन एम क्या होगा, बच्चे को गाना आता है कि नहीं। हमें तो टीम बनानी है ग्रुप में और सबसे मेन एम क्या होगा, बच्चे को गाना आता है कि नहीं। और ए टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। अब मान लो हमें पिकनिक को ऑर्गेनाइज कराना है, उसके लिए कुछ बच्चों को चूज करना है जो बच्चे पिकनिक करवाएंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। उस केस में हमें हाइट, डिबेट स्किल्स, म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चा गाता अच्छा है, इससे पिकनिक का क्या लेना देना, ठीक है। अगर हमें पिकनिक टीम को ऑर्गेनाइज करना है तो हम देखेंगे बच्चे कितना मैनेज कर सकते हैं, कौन बच्चा है जो थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी का है, थोड़ा बच्चों को समझा लेता है, संभाल लेता है, क्या मैनेजिंग स्किल्स है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मतलब कि हमारे पर्पस के बेसिस पे डिपेंड करता है हमारा क्राइटेरिया। हम किस चीज के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, हाइट के, वेट के, सिंगिंग के, लीडरशिप स्किल्स के, किस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारा एम क्या है, हमारा पर्पस क्या है। अगर हमें बच्चे को म्यूजिक टीम के लिए सिलेक्ट करना है तो हमारा बेसिस क्या रहेगा, सिंगिंग, वो बच्चा गाता कैसा है, वो बच्चा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसा बजाता है। अगर हमें किसी बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए लेना है तो हमें उसके गाने से कोई लेना देना नहीं, हम क्या कहेंगे, वो बच्चा कितना हेल्दी है, कितना एक्टिव है, कितना पार्टिसिपेट करता है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पर्पस के हिसाब से क्राइटेरिया बदल जाते हैं। स्टिल if for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of children in the class, how shall we do it? बट मान लो किसी भी कारण से अगर हमें कोई ऐसा क्राइटेरिया ढूंढना है जो कि बच्चों की ऑल राउंड प्रोग्रेस को शो कर सके, मतलब हम कहें कि हमें हर महीने में देखना है बच्चा कैसा है, ओवरऑल हमें देखना है कि बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, तो हम किस क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो हम किस क्राइटेरिया को चूज करेंगे। So usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. तो जब हमें ओवरऑल कुछ चेक करना होता है, when we want to test the overall progress of class, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, राइट। कि मान लो हमने कुछ पॉइंट्स स्पोर्ट्स में एक्टिविटी के दे दिए कि भाई देखेंगे कि बच्चा स्पोर्ट्स में कितना ज्यादा एक्टिव है, बच्चे के मार्क्स कितने आते हैं, हेल्थ क्या है, हमने सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया और हर एक को कुछ वेटेज दे दी कि इतने मार्क्स स्पोर्ट्स के, इतने मार्क्स हेल्थ के, इतने मार्क्स स्टडी के, इतने मार्क्स
आपके सोशल एक्टिविटी के, कि आप कितना ज्यादा सोशलाइज होते हो, कितने फ्रेंडली हो, वो सबका मतलब सब मिक्स कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं जब हमें ओवरऑल चेक करना होता है। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparisons. But इस चीज को लेकर थोड़ी सी एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है कि जैसे मान लो एक टीचर बोले कि भाई मुझे अपनी पूरी क्लास को कंपेयर करने के लिए सारी चीजें देखनी है, मैं स्पोर्ट्स को भी देखूंगी, मैं बच्चे के मार्क्स भी देखूंगी, उसके सोशल एक्टिविटीज भी देखेंगे, इसके साथ साथ दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना ज्यादा एक्टिव है बच्चा, वो सब देखूंगी। वहीं एक टीचर कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए ओवरऑल कंपैरिजन करने के लिए बस 2-3 चीजें ही जरूरी हैं कि बच्चे की मार्क्स कितने आ रहे हैं, बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं है, बस मैं इतना ही देखूंगी, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वहीं दूसरे लोग कह सकते हैं कि नहीं दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। तो मतलब कि कुछ लोग इन चीजों पे सवाल उठा सकते हैं कि मान लो कोई कह रहा है कि फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी है और मार्क्स सिक्योर्ड ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह सकते हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सिर्फ एक ही बहुत है, कि कितना क्रिएटिव है बच्चा या कितना कोऑपरेटिव है बच्चा। तो इसके बेसिस पे हम जो है पता लगा सकते हैं। तो अलग अलग बेसिकली व्यूज हो सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। कुछ लोग कह सकते हैं ये है, कुछ लोग कह सकते हैं वो है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम 4-5 को कंबाइन करके कंपेयर करेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम बस एक को ही लेंगे, हम सिर्फ मार्क्स देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। अब यही सेम बात डेवलपमेंट के लिए भी है। डेवलपमेंट में भी सेम चीज हो सकती है। डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए भी हम अलग अलग क्राइटेरियाज की बात कर सकते हैं और उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कौन सा क्राइटेरिया सबसे बेहतर है। सिर्फ एक क्राइटेरिया पे डिपेंड रहना चाहिए या और भी क्राइटेरियाज जो है कंसिडर करने चाहिए। सो देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग दैट। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब बात करें नॉर्मली क्या होता है डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए कि अलग अलग कंट्रीज में कितनी डेवलपमेंट है, इस चीज को कंपेयर करने के लिए नॉर्मली इनकम को सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कंसीडर किया जाता है दुनिया भर में। ठीक है, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। ये माना जाता है वो कंट्रीज जिनकी हायर इनकम है, जिनकी इनकम ज्यादा है, उनको ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है उनके कंपैरिजन में जिनकी इनकम कम है। दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। सो क्यों इनकम को ही बेस्ट क्राइटेरिया माना गया है? वो ऐसा इसलिए, ये एक जनरल व्यू है कि किसी पर्सन के पास जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही वो बाकी सारी चीजों को खरीद पाएगा, उतनी ही वो अपनी इच्छाओं को, जो भी चाहिए, जो भी होना चाहिए, जो उसकी नीड्स है, जो उसकी वांट्स है, उन सबको वो बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकता है या कर सकती है अगर उसके पास ज्यादा इनकम है। तो मतलब ज्यादा इनकम मतलब सब कुछ ज्यादा, बेहतर खाना, बेहतर पढ़ाई, बेहतर हेल्थ। तो ये एक जनरल व्यू है कि आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा आप बाकी चीजें अफोर्ड कर सकते हो। सो वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, जो भी लोग चाहते हैं, जो भी लोगों के पास होना चाहिए, वो सब एक ज्यादा इनकम के साथ वो ज्यादा बेहतर तरीके से ले सकते हैं। दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, तो उनको ग्रेटर इनकम के साथ चीजें मिल जाएंगी। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स। सो इसीलिए जो ग्रेटर इनकम है, ज्यादा इनकम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट गोल माना जाता है। जैसा कि हमने एक स्पेसिफिक सेक्शन भी पढ़ा था कि इनकम एंड अदर गोल, कि इनकम तो इंपॉर्टेंट है ही है, नो डाउट, बट उसके साथ दूसरे गोल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हमने ये समझा था। तो इस चीज में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि इनकम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। जनरल व्यू क्या है, आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी बेहतर, उतनी ज्यादा आप बाकी चीजें अफोर्ड कर पाओगे, राइट। अब किसी का कम इनकम है तो वो मान लो खाना भी नहीं खा पा रहा, 2 वक्त खाना मुश्किल से जुटा पा रहा है, कपड़े वपड़े तो छोड़ ही दो, है ना। वहीं अगर किसी की ज्यादा इनकम है तो वो अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सब कुछ जो है अफोर्ड कर पा रहा है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब अगर हम बात करें कंट्री की इनकम को हम कैसे देखेंगे, कंट्री की इनकम का मतलब क्या है, तो मोटे मोटे तौर पे कंट्री की इनकम का मतलब ये है कि उस कंट्री में जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सबकी इनकम को कंबाइन कर दें। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में किसी कंट्री में मान लो 5 लोग रहते हैं और एक पर्सन मान लो 100 रुपए कमाता है, एक पर्सन जो है वो 20 रुपए कमाता है, एक पर्सन जो है वो 500 रुपए कमाता है,
ठीक है, एक 200 कमा रहा है और एक मान लो सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है। तो ये 5 लोग हैं इस कंट्री में, और इसको हम अगर हम बोलें कि इस कंट्री की इनकम क्या है, तो हम क्या करेंगे, इन पांचों की इनकम को ऐड कर देंगे। हम बोल सकते हैं कि 830 जो है वो इस कंट्री की इनकम है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? अच्छा, ये तो देख लिया। नेक्स्ट है, हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। बट देखो, किसी भी चीज के फायदे होते हैं ना, तो उनका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। हर चीज एकदम परफेक्टली परफेक्ट नहीं रहती, कुछ ना कुछ उसमें नुकसान या कुछ ना कुछ उसके कॉन्स भी रहते हैं। तो इनकम को लेकर भी सेम ही बात है। वैसे इसको जनरली बहुत अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है कि ये डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए एक बेहतर तरीका है, बट इसके भी कुछ अपने नुकसान हैं। ये बहुत यूजफुल मेजर नहीं है। Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. अगर हम टोटल इनकम को देखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों की एवरेज इनकम का पता नहीं लगा पाएंगे। मतलब कि हमने क्या किया, हमने क्या दिया कि भाई सारे लोग जो हैं वो मिलके 830 रुपए कमा रहे हैं, इस पूरी कंट्री की जो इनकम है वो 830 रुपए है। इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि इंडिविजुअल पर्सन की क्या क्षमता है। एवरेज इनकम का हमें नहीं पता चल रहा कि ये देश कितना अमीर है, कितना गरीब है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री? हमें ये अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा कि क्या एक कंट्री के जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री के लोगों से बेहतर कंडीशन में है। अगर हम टोटल इनकम को देखें, मान लो कोई दूसरी कंट्री है, ठीक है, उसमें भी 5 लोग हैं। उन 5 लोगों की इनकम क्या है, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, और एक पर्सन की इनकम है 1000 रुपए। तो ये टोटल कितना हो गया, 1040 रुपए। इस कंट्री की, ये कंट्री बी है एंड ये कंट्री ए है। कंट्री ए की टोटल इनकम क्या थी, 830 रुपए। कंट्री बी की टोटल इनकम क्या है, 1040 रुपए। बट आप एक डिफरेंस देख पा रहे हो, कंट्री बी में एक अकेला पर्सन 1000 रुपए कमा रहा है और बाकी लोग सिर्फ 10, 20 से 5 रुपए। एंड कंट्री ए में क्या है, कंट्री ए में लोग 500 भी कमा रहे हैं, 200 भी कमा रहे हैं, 100 भी कमा रहे हैं, और 20 और 10 भी कमा रहे हैं। मतलब लोगों में आपस में जो डिफरेंस है वो कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर कंट्री बी में देखोगे तो आपस में जो लोगों की इनकम है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक बंदा 20 रुपए कमा रहा है, एक बंदा 1000 कमा रहा है। ठीक है, डिफरेंस तो ए में भी है बट उतना ज्यादा नहीं है जितना कंट्री बी के लोगों में डिफरेंस है। तो जब हम इनकम को लेके कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ये डिफरेंस के बारे में नहीं पता चल सकता कि ओवरऑल जो लोग हैं वो एक कंट्री में बेहतर हैं या दूसरे कंट्री में बेहतर सिचुएशन में है। हैंस वी कंपेयर एवरेज इनकम, और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं, हम टोटल इनकम को कंपेयर नहीं करते। विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। और एवरेज इनकम क्या होती है, कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, ये 1040 है टोटल इनकम, हमने ये 5 लोग रहते थे, 5 की इनकम को जोड़ दिया, क्या ही टोटल इनकम। बट अगर हमें एवरेज इनकम निकालनी है, एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो हमने क्या किया, 1040 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया, 208। एवरेज पर्सन की जो इनकम है वो 208 है। ठीक है, अगर हम 830 में देखें, जो कंट्री ए थी, इसमें भी क्या है, इसमें भी 5 लोग हैं, तो हम टोटल इनकम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे एवरेज इनकम को निकालने के लिए। ये कितना आया, 166। तो कंट्री ए की जो एवरेज इनकम है वो है 166, कंट्री बी की जो एवरेज इनकम है वो है 208। अब इससे हमें मोटे मोटे तौर पे एक आइडिया लग गया कि जो इनकम है वो एवरेज एक पर्सन पे कितनी पड़ रही है। हालांकि अभी हम थोड़ी देर बाद ही देखेंगे कि एवरेज इनकम भी कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। वो आपको एग्जाम्पल से भी समझ आ रहा होगा कि ये 208 से ही हमें कौन सा समझ आ रहा है कि लोगों में कितना डिफरेंस है। ये 166 अगर एवरेज इनकम है तो इससे भी हमें बहुत क्लियरली ये समझ नहीं आ रहा है कि लोगों की एक्चुअल कंडीशन क्या है। बट फिर भी जो एवरेज इनकम है वो बेहतर तरीके से हमें, मतलब टोटल इनकम के कंपैरिजन में एक बेहतर ओवरव्यू देती है, इसीलिए हम एवरेज इनकम को कंसीडर करते हैं। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अब ये जो हमने एवरेज इनकम निकाली है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, इसी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। In world development reports brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries. तो world development reports जो निकलती हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक निकालते हैं, वर्ल्ड बैंक जो है वो अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए निकालता है इस रिपोर्ट को, उसमें वो
पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम को ही यूज करते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 per annum and above in 2019 are called high income or rich countries, and those with per capita income of $2,500 or less are considered low income countries। तो जो ये वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली थी, इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया था, वो कंट्रीज जिनकी एवरेज इनकम, जिनकी पर कैपिटा इनकम $49,300 है पर एनम, जैसे हमने यहाँ पे ये निकाला ना, जैसे हमने ये 208 निकाला, जैसे हमने 166 निकाला, ऐसे ही इन्होंने एवरेज इनकम सारे देशों की निकाली। इन्होंने जितने भी देशों को कंपेयर किया, उनका क्या किया, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, ऐसे करके मतलब उन्होंने पर कैपिटा इनकम निकाली। और जब पर कैपिटा इनकम निकाल ली तो उन्होंने क्या बोला, वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम $49,300 से है या उससे ऊपर है, $49,300 पर एनम, एक साल, पर एनम मतलब होता है एक साल में, तो इतनी या इससे ऊपर है तो उन कंट्रीज को हाई इनकम या रिच कंट्रीज कहा गया। और वो कंट्रीज जिनकी सालाना पर कैपिटा इनकम $2,500 या उससे लेस है, उनको लो इनकम कंट्रीज कहा गया। अब इंडिया किस कैटेगरी में आता है, इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, मतलब ना ही तो वो रिच कंट्री है ना ही वो लो इनकम कंट्री है, वो इन दोनों के बीच में है और लो की तरफ टिल्टेड है, ज्यादा लो के पास है। तो हमने क्या बोला कि वो कंट्रीज जो $2500 और उससे लेस कमाती हैं वो क्या हुई, लो इनकम। हाई इनकम कंट्रीज कौन सी हुई, जो 49,300 जो लोग कमाएंगे, जिनका पर कैपिटा इनकम है उससे ऊपर या इतने लोगों को क्या बोला जाएगा, इतने पर कैपिटा इनकम वाली कंट्रीज को हाई इनकम कंट्रीज बोला जाएगा। अब इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया इन दोनों के बीच में लाई करता है। और आप देखोगे एक्चुअल सेंटर इसका कहीं यहाँ पड़ेगा, अगर मैं इसका एक्चुअल सेंटर देखूं कुछ यहाँ कहीं पड़ेगा, या थोड़ा सा और इधर कर लो, इन दोनों का एकदम एग्जैक्ट बीच यहाँ कहीं पड़ेगा। बट इंडिया जो है, इंडिया मैंने बोला इंडिया की सिचुएशन ये है, यहाँ इंडिया ज्यादा किसकी तरफ है, लो इनकम कंट्री की तरफ है। तो इंडिया को क्या बोला गया है, इंडिया जो है मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम है, ठीक है, लो मिडिल इनकम कंट्री है, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $2,500 से तो ज्यादा है, कितनी है, 6700 पर एनम। बट जो हाई इनकम कंट्री के लिए क्राइटेरिया है 49,300, उससे इंडिया जो है बहुत कम है। इंडिया की तो 9,300 भी इनकम नहीं है, इंडिया बहुत नीचे है उससे। तो इसीलिए इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 6700 पर एनम है, और इसीलिए इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्री है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो वो कंट्रीज जो कि रिच हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम एनुअली क्या है 49,300 या उससे ज्यादा है, उनको क्या बोला जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है। बट कुछ ऐसी रिच कंट्रीज हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई, मिडिल ईस्ट मतलब कि जो ये देश है ना, सऊदी अरेबिया, ये वाले जो इस तरह इनके आसपास वाले जो एरियाज हैं, इनको मिडिल ईस्ट बोला जाता है। इसके अलावा टर्की, इजिप्ट, ईरान, इराक, मतलब इन वाले नेशंस को क्या बोला जाता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज बोला जाता है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज जिनकी हाई इनकम है बट वो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, या फिर कुछ दूसरी छोटी कंट्रीज हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज जिनकी इनकम 49,300 से ज्यादा है, उनको डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना, चलो मैं वापस से बोल देती हूँ यहाँ पे क्या बताया गया है कि मतलब हमने क्या देखा कि किन किन कंट्रीज की हाई इनकम है, किन कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम है वो 49,300 से ऊपर है, तो हमने उनको एक लाइन में रखा। अब इनमें से कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी और कुछ छोटी छोटी कंट्रीज थी, उनको हमने हटा दिया कि भाई भले ही तुम्हारी हाई इनकम है पर हम आपको डेवलप्ड कंट्री नहीं बोलेंगे। भले ही कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज की इनकम हाई है, कुछ छोटी कंट्रीज हैं भले ही उनकी इनकम हाई है, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी हाई इनकम कंट्रीज हैं उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो कंट्रीज हैं जो कि हाई इनकम वाली नहीं हैं, उनको डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया की इनकम जो है क्या है 6700 है, ठीक है। तो इंडिया को क्या बोला जाता है, ये एक डेवलपिंग नेशन है। वो भी डेवलप्ड नहीं है, मतलब वो पूरे तरीके से विकसित नहीं हुआ है, अभी वो विकास की राह पे है, अभी वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, राइट। और कुछ नेशंस जो बिल्कुल ही एकदम लो इनकम वाले हैं, उनको अंडर डेवलप्ड भी बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेक्शन जो है अच्छे से क्लियर होगा।
अब यहाँ पे इन्होंने एवरेज इनकम का एक सेक्शन दिया हुआ है जिससे आपको समझ आएगा कि एवरेज इनकम भी जो है वो एक बहुत अच्छी इनसाइट प्रोवाइड नहीं करता, मतलब इसकी भी कुछ कुछ खामियां हैं। वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। जो एवरेजेस है वो कंपेयर करने के लिए अच्छी हैं, यूजफुल हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी बेसिस पे तो कंपेयर करना होगा ना। तो एवरेज एक बेहतर तरीका है, एवरेज इनकम एक बेहतर तरीका है, बट इसकी भी कुछ कमियां हैं। ये कुछ डिस्पैरिटीज को, डिफरेंसेस को हाइड करती है, छुपाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर टू कंट्रीज। यहाँ पे कंट्रीज ए एंड बी जो है वो दी हुई है, और सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने क्या एज्यूम किया है, इन कंट्रीज में 5-5 सिटीजन्स हैं। अब यहाँ पे डेटा जो है इन्होंने इस टेबल में दिया हुआ है और हमें इस डेटा के बेसिस पे इनकी एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी है। एवरेज इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो इनकम है ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो इन दोनों ही कंट्रीज की जो इनकम है, टोटल इनकम, वो क्या है 50,000। इन सबको ऐड किया तो क्या आया 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 वी गॉट 10,000। सिमिलरली फॉर कंट्री बी वी डिड द सेम, वी एडेड ऑल दीज इनकम्स एंड 50,000 आया इसका भी टोटल इनकम, एंड देन वी डिवाइडेड इट बाय 5, तो 10,000 इनकी एवरेज इनकम है। दोनों ही कंट्रीज की एवरेज इनकम, टोटल इनकम सेम है। विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज? अब आपको अगर बोला जाए कि आपको चूज करना है कंट्री ए एंड कंट्री बी में से, क्या आप दोनों ही कंट्रीज को खुशी खुशी चुन लोगे? क्या आप दोनों ही कंट्रीज में से किसी में भी जाके रह लोगे? आपको बोला जाए कि आप किसी में भी रह लो, हम आपको किसी भी कंट्री में डाल देते हैं, चलो आपको चूज करने नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से आपको कंट्री ए में डाल देते हैं या कंट्री बी में डाल देते हैं, ठीक है? तो आप क्या दोनों ही केसेस में इक्वली खुश होगे? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड? क्या दोनों कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड हैं? अब हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हो वो कहो कि हम कंट्री बी में रह सकते हैं if we are assured of being its 5th citizen, but if it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in a country A. अब मान लो आपको बोला जाए, मतलब आप में से अगेन बहुत सारे लोग ये सोच सकते हो कि हम बी कंट्री में रहना पसंद करेंगे अगर हमें ये अश्योर किया जाए कि हम 5th मेंबर हैं, हम 5th सिटीजन हैं। मतलब कंट्री बी में अगर हम 5th सिटीजन हैं जिसकी इनकम 48,000 है तो हम कंट्री बी में रहने को तैयार हैं। अदरवाइज अगर आपको ये बोला जाए कि लॉटरी चिट जो है निकाली जाएगी, ऐसे ही चिट्स जो हैं एक उठाई जाएगी कि आपको कंट्री ए मिलेगी या बी, तो आप में से ज्यादातर लोग यही विश करोगे कि भगवान ए कंट्री आए, क्योंकि कंट्री बी में अगर सिटीजन 1, 2, 3 या 4 मिलने का मौका मिला तो इनकम सिर्फ 500 है। बट अगर कंट्री ए मिली तो चाहे सिटीजन ए है, चाहे सिटीजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सब में इनकम थोड़ी ठीक है, ठीक है? सो अगर बोला जाए कि हम रैंडमली चूज करेंगे, लॉटरी निकालेंगे, तो आप लोग ज्यादातर लोग सोचोगे कि कंट्री ए ही ठीक रहेगी। Even though both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. अब भले ही दोनों कंट्रीज की जो एवरेज इनकम है वो सेम है, बट इसके बावजूद भी कंट्री ए को ज्यादातर लोग चुनेंगे क्योंकि उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। अब कंट्री ए के लोगों की इनकम देखो जरा, 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, सबकी आसपास है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आसपास है, ठीक है? किसी की 500 ज्यादा है, किसी की 200 कम, ऐसे करके, ठीक है? बट अगर आप यहां देखोगे, यहां पे 4 लोगों की इनकम सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ 500, और एक पर्सन की 48,000। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है लोगों के इनकम के बीच में। भले ही एवरेज इनकम सेम है, बट ये जो एवरेज इनकम है वो हमें ये दिखाने में फेल हो जा रही है कि ये एवरेज इनकम लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो एवरेज इनकम आई 10,000, क्या ये इक्विटेबल है? क्या सब लोगों की 10,000 ही है या कुछ की 500 और कुछ की 48,000 है? तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने में एवरेज इनकम जो है वो फेल हो जाती है। In this country, people are neither very rich nor extremely poor. कंट्री ए जो है वो ऐसी कंट्री है जिसमें लोग ना ही तो बहुत ज्यादा रिच हैं और ना ही बहुत ज्यादा पुअर हैं, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कंट्री बी की, तो कंट्री बी में हमें ये देखने मिलेगा कि ज्यादातर लोग, 4 लोग जो है वो गरीब हैं और एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है। Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. तो average income जो है वो भले ही अच्छा तरीका है comparison के लिए, बट ये हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता है कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो इनकम है, इनको आप ना यहाँ से ज्यादा समझ पाओगे कि ये कहना क्या चाह रही है। ये कंट्री ए है एंड ये कंट्री बी है।
इसमें लोगों की हालत देखो, कंट्री ए में देखो 4 चेयर्स हैं और उन 4 चेयर्स पे ये 5 लोग आराम से बैठे हुए हैं, मतलब खुशी खुशी हैं। इन सबकी शक्लें देखो, सब स्माइलिंग है ना, खुशी से सब मिलके यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको बैठने की जगह मिली हुई है। कंट्री बी में क्या हालत है? कंट्री बी में चेयर्स कितनी हैं? 6 चेयर्स हैं। इन 6 चेयर्स पे एक एक पर्सन बैठे तो बहुत आराम से बैठ सकता है ना, और एक चेयर बल्कि एक्स्ट्रा भी बच जाएगी। मान लो 6 चेयर हैं तो मान लो एक पर्सन 2 चेयर पे बैठ जाए और बाकी लोग एक एक चेयर ले ले। बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन जो है वो 4 चेयर पे ऐसे लेटा हुआ है और 4 लोग 2 चेयरों पे ऐसे भिज के बैठे हुए हैं, बहुत ही दुखी हैं। तो ये जो इनकम है ना, उस चीज को पिक्चर में ऐसे दर्शाया हुआ है कि देखो ए कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम आसपास है, ठीक है, उनकी हालत ऐसी है कि सारे लोग एक जैसे हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लोगों की हालत सेम सी है। बट कंट्री बी में इनकम में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, एक पर्सन बहुत मजे में है और ज्यादातर लोग जो हैं दुखी हैं। तो ये जो सेक्शन है इससे आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एवरेज इनकम हालांकि एक कंपैरिजन करने के लिए तरीका ठीक है, बट इट हैज इट्स ओन फ्लॉज, तो इसके भी अपनी थोड़ी सी कमियां हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन को हमें बहुत अच्छे से नहीं बता पाता। तो आई होप कि आपको अब ये पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। हमने अपनी क्लास का एग्जाम्पल लिया कि किस तरीके से हम क्लास में अलग अलग बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा पर्पस क्या है, भाई हम किस चीज के लिए कंपैरिजन करना चाहते हैं। हम स्पोर्ट्स के बेसिस पे कंपेयर करना चाहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स टीम बनानी है, उसके लिए हम बच्चे ढूंढना चाह रहे हैं, हमें म्यूजिक के लिए बच्चों को ढूंढना है, उसका हम कंपैरिजन करें। तो मतलब हमारा पर्पस क्या है, पर्पस के बेसिस पर ही हम अपना क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। बट जब हमने कंट्री की बात की तो कंट्री के बारे में भी सेम ही चीज थी कि अलग अलग क्राइटेरिया जो है हो सकते हैं, बट ओवरऑल कंट्री को हमें कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो काफी सारे भी हो सकते हैं, हम एक ग्रुप बना सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, या फिर हम सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक लेके भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इनकम को, एवरेज इनकम को लिया और इनकम के बेसिस पे हमने कंट्रीज को चेक किया। उसमें हमने क्या देखा कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके हिसाब से 2019 का जो डेटा है उसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने क्या बोला, जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम एनुअली 49,300 से ऊपर है उनको हम हाई इनकम या रिच कंट्रीज बोलेंगे, एंड जिनकी $2,500 से कम है पर कैपिटा इनकम, उन नेशंस को हम क्या बोलेंगे, लो इनकम नेशंस बोलेंगे। इंडिया की जो सिचुएशन है वो लो मिडिल इनकम की है, 6700 इनकम जो है, $6700 पर कैपिटा इनकम इंडिया की है। तो आई होप कि अभी सारा सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर होगा।